हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजाइट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास। और हिंदी सिनेमा के इतिहास को पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि आज़ादी से पहले का सिनेमा कैसी थी और आज़ादी के बाद की सिनेमा कैसी थी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज़ादी से पहले का सिनेमा, यदि हम बात करते हैं कि किसी को भी अपना शुरुआती इतिहास याद नहीं रहता, क्या यह महज एक सहयोग है, एक इत्तेफाक है कि शुरुआती इस दौर की बहुत कम फिल्में हमें याद है। बताया जाता है कि मूक दौर में 1288 फिल्में बनी, लेकिन मात्र 13 फिल्में हमारे राष्ट्रीय अभिलेखगार में मिलती हैं। कितने मिलती हैं? 13 फिल्में अभिलेखगार में मिलती हैं। बाकी को हम भूल गए हैं या हमने भुला दिया है। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति है जो हमारा नेचर है, उसने एक ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि हम अपने बीज, मतलब कि एक तरह से एक पौधे के बारे में बात कर रहे हैं या किसी बच्चे के बारे में, या हम अपने बचपन को भूल गए हैं, वैसे ही हम इन फिल्मों को भी भूल गए हैं। वैसे ही उन दिनों जो फिल्में आई उनके नाम और परिचय तो हमें मिलते ही रहते हैं, और उन्हीं के दम पे हमने क्या किया है, हिंदी फिल्मों का इतिहास बनाया है या बनता है। मतलब कि जो शुरुआती 13 फिल्में मिली हैं उन्हीं के नाम व परिचय से हम हिंदी फिल्मों का इतिहास बनाते हैं। और इसके बाद ये बताया गया है कि भाई जो भारतीय सिनेमा के आरंभ की बात करें तो इसका जो शुरुआत है वो मूक फिल्म से हुई थी। जो मूक फिल्म थी उससे हुई थी, और 28 सितंबर 1895 में लूमियर बंधुओं, 2 लूमियर बंधु थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई। उन्होंने क्या, एक ऐसी मशीन बना दी थी जिससे कि वो क्या कर सकते थे, उनसे उन्होंने तस्वीर को चलाता हुआ दिखाया था। और वह अपनी धुन के पक्के लूमियर बंधुओं ने एक जादू दिखाया। कब दिखाया था? 7 जून 1896 को पहली बार लोगों को दिखाया। तो उनके हाथ, उनके जो दांतों तले क्या हुआ, उन्होंने अंगुलियां चबा ली। मतलब कि एक तरह से एक ऐसी चीज़ दिखाई जो कि उन्होंने एक कल्पना भी नहीं की थी। यह समय भारतीय जीवन के लिए हर दृष्टि का अभाव का समय था। मतलब कि जो ये 1896 का समय था, जो 1896 का समय था, इस समय जो भारतीय लोग थे इनके पास हर चीज़ की कमी थी, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो या मकान जैसी बुनियादी चीज़ें भी व्यक्तियों से दूर थी, जो भारतीय व्यक्ति थे उनसे दूर थी। ऐसे में सिनेमा का आना किसी अजूबे से कम नहीं था। और मूक युग में कुल 1288 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसमें कि हमें बस 13 फिल्में राष्ट्रीय अभिलेखगार में मिलती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि भाई आरंभिक 13 फिल्में कौन कौन सी थी या कौन कौन सी फिल्मों के बारे में हमें पता है। तो दादा साहब फाल्के, जैसे कि आपको पता है दादा साहब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र तथा कालिया मर्दन, इन दोनों फिल्मों की लंबाई 1500 फुट थी। और इसके अलावा श्री कृष्ण जन्म, लंका दहन, और साथ ही हिमांशु राय की प्रेम संन्यास, सिराज, जीपी पवार के दिलेर जिगर और गुलामी का पतन, हरिलाल एम भट्ट की प्रीत प्रेम और पीएन राव की मार्टेंडम वर्मा और संत तुकाराम, भक्त प्रहलाद, और इसके अतिरिक्त मूक फिल्मों का विकास सहायक सिद्ध हुआ है। और मोहिनी भस्मासुर और सावित्री, सत्यवान, सैदकी, सिद्धगढ़, कल्याण खजाना, विरल मंगल, चिंतामणि, यशोदा नंदन, साधु की शैतान, इंद्रजीत, लेडी टीचर, और साथ ही साथ बहुत सारी फिल्में जैसे कि अनारकली, माधुरी, खूनी खंजर, उदयकाल, चंद्रसेन, जुल्म, बाजीराव मस्तानी, और हाथी मताई, और तूफान मेल, तिलरुबा डाकू आदि जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। मतलब कि आपको ये सारी फिल्मों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी फिल्मों का उस समय निर्माण किया गया था। और आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखते समय इन सभी मूवीज़ के नाम याद रखें। सभी के नहीं तो कुछ ऐसी मूवी जैसे कि कालिया मर्दन, राजा हरिश्चंद्र, आपको दिलेर जिगर, प्रेम संन्यास और गुलामी का पतन जैसे फिल्मों को याद रखना है। या साथ में जो इजी नेम है जैसे कि लेडी टीचर, अनारकली, माधुरी, खूनी खंजर, उदयकाल, ऐसी मूवी के नाम याद रखने होंगे, जो कि आप अगर लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि भाई इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट है,
इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये स्पष्ट है कि भारत क्या था, एक गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था और किसी की कोई भी विद्रोही चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मतलब कि वो क्या था, गुलाम था और किसी भी विद्रोह की वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्योंकि यह वह समय था जब भारतीय जीवन परिनिंदा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब खेत खलिहान और खूनी पसीना किसानों का था, पर उसमें उगने वाला जितना भी अनाज था वो किसके हाथ का था, अंग्रेजों का। अब जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया है, हमारा जो देश है उस पर उन्होंने क्या किया है, हुक्म किया है। और इस पे जो हमारे किसान लोग हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी अनाज उगाया है वो किसे देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को देते थे। तो ये क्या था, एक ऐसा समय था जब भारतीय लोग एक तरह से गुलामी की जकड़ में पकड़े हुए थे और इस समय भारतीयों का एक डर था कि उससे मिलने वाला जो फल है, मतलब कि एक तरह से ये बताया जा रहा है जैसे कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल किसे मिल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसे मिल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यदि हम कोई काम दूसरा करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा हमें रोका जाएगा। साहित्य की दृष्टि से देखें तो उनके लिए उस समय जीवन की नवीन विचारधारा और तमाम नई साहित्य विधाओं के आरंभ का था। मतलब कि यह समय वो था जब नई नई तकनीकें आ रही थी और सामाजिक विषमतियाँ, गलतियाँ व आडंबन भी चरम पे थे। मतलब कि समाज में भी बहुत सारे आडंबर थे, मतलब कि एक नियम कानून मान लीजिए, ये कोई भी चीज़ मान लीजिए। ऐसे में निर्देशक के सामने एक चुनौती थी कि वह किस तरह की फिल्में बनाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के समय पे जो शॉर्ट्स पहने जाते हैं, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें बाधाएं होती थी। तो इस समय जो निर्देशक थे वो ये सोचते थे कि किन किन जो फिल्म होंगी उनमें क्या क्या चीज़ें हम लाएंगे। फिल्मों के निर्माण करें तो क्योंकि दर्शकों का मनोविज्ञान समझने के लिए अलग तरह की चुनौती थी। मतलब कि हम लोगों का एक तरह से मन पढ़ना चाहते थे कि उन्हें उस समय कौन सी फिल्में अधिक पसंद आएंगी। तो उस समय की अधिकतर फिल्में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पंचतंत्र जैसे विषयों पे लिया गया था। मतलब कि उस समय जो सामाजिक, आर्थिक और पंचतंत्र पर आधारित फिल्में बनाई जाती थी और कि आम जनता अभी साहित्य के नवीनतम से परिचित नहीं हो सकी है, लिहाजा ऐसे विषय पर फिल्म का निर्माण निर्देशक के लिए ज़्यादा सामर्थ्य लगा। मतलब कि अभी जो नई परिस्थितियाँ, परंपराएं आई हैं, इससे लोग ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक व पंचतंत्र पर आधारित फिल्मों को बनाना शुरू कर दिया, जो कि उस समय लोगों को पसंद भी आई। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। अब इसी तरह आज़ादी के बाद की सिनेमा, अब हम ये देखेंगे कि आज़ादी के बाद की सिनेमा कैसी थी। अब तक हमने पढ़ा कि आज़ादी से पहले की सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई और उसमें कौन कौन सी मूवीज़ थी, कौन कौन सी सिनेमा थी, कौन कौन सी फिल्में थी। अब देखते हैं आज़ादी के बाद की सिनेमा। अब देश 1947 में आज़ाद हुआ, जैसे कि आपको पता है। तो मानो फिल्म संगीत को कोटों और नाट्य के करीब पहुंच रही शास्त्रीय से आज़ादी मिल गई। मतलब कि एक तरह से हमारा जो संगीत है उसे आज़ादी मिल गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान 2 फिल्में आई जो कि भारत में संगीत के व्याकरण को काफ़ी हद तक बदल दिया, कि जिससे कि संगीत को सुगम व सुलभ व सरल बना दिया गया। 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात रिलीज हुई, जिसमें शंकर और जय किशन ने कमाल कर दिया और इसी वर्ष दूसरी संगीत प्रभावी फिल्म थी और कमाल अमरोही की महल, जिसमें संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने संगीत को सुगम बनाने में योगदान दिया। मतलब कि अब लगातार संगीत को आगे बढ़ाने के लिए नए नए जो कलाकार थे वो सामने आए। इसी प्रकार लता मंगेशकर के नेतृत्व में देश में ज़्यादातर गायकों की आवाज़ को आज़ादी मिली या हुई। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें देखते देखते उन्होंने भी क्या किया, अपनी आवाज़ को उन्होंने समझा कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, वह गाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार नकल व नाक के प्रभाव को अपनी मौलिक आवाज़ की और गायन बढ़ रहे थे। मतलब जो गायक थे वो क्या कर रहे थे, अब वो नकल कर रहे थे। नकल किस तरह की, मतलब कि वो दूसरे लोगों को देखते देखते वो भी अब गाने गा रहे थे। वाकई मौलिकता ही शानदार निर्माण कारगर होती है। मतलब कि अगर जब हमें मौलिकता, हमारा जो अधिकार है, मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। देश में अनेक मौलिक कार्य हो रहे थे, फिल्मी दुनिया में अनेक मौलिक कार्य हो रहे थे। फिल्में पूरी तरह
से देश के साथ आज़ादी के बाद सिनेमा हिंदी सिनेमा के इतिहास को स्वर्णिम अध्ययन माना जाता है। मतलब कि ये है स्वर्णिम। स्वर्णिम क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय लोग पूरी तरह से आज़ाद हो चुके थे, वह अपने तरीके से तथा अपने मन के मुताबिक सभी काम कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भारतीय फिल्म है इसमें आज़ादी के बाद के समय को हम क्या मानते हैं? स्वर्णिम, मतलब कि एक सोने का युग मानते हैं, जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिसके करने पे हमें किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। आज़ादी के बाद सिनेमा हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अध्ययन माना जाता है। वह आज़ाद मानसिक क्षमता के स्वतंत्र अभिव्यक्ति है और आज़ादी के बाद जो हमें मिला वह हमारे सपनों का भारत नहीं था। मतलब कि जो आज़ादी के बाद मिला वो हमारा क्या था? सपनों का भारत नहीं था। हम क्या चाहते थे कि भाई हमारा जो भारत हो वो अच्छा हो, शांत हो, एकता हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो हमारा करीबी देश है, जो हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो हमसे बिछड़ गया, और आपका बांग्लादेश जो कि भारत से बिछड़ गया। और इस समय भारत में चारों तरफ लहूलुहान था और कहर छाया हुआ था। और इसी समय जो सामंती विचारधारा, जो अमीर लोग थे, उन लोगों पे अवसर था कि वह अपनी तिजोरियां भरने लगे और उन्होंने जो कुछ बिखरा हुआ था उसे समझने लगे। इसका अर्थ ये है कि मतलब कि जो सामंती लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो किसी भी तरह के माहौल में वो बस अपनी तिजोरियां भरे जा रहे थे और जो चीज़ वो इकट्ठा कर सके थे उसे समेटने में लगे हुए थे, जिससे कि वह क्या हो जाए, एक तरह से अपने समाज में ऊंचा स्तर पा लें। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे में सिनेमा ने भारतीय, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे में सिनेमा ने भारतीय जनमानस को मानसिक संबल देने और आपसी भाईचारा बढ़ाने में बहुत सहयोग किया और आज़ादी के बाद एक दूसरे के बीच वैमनस्य की नींव पड़ी और देश में राष्ट्रीयता और संस्कृति के लिए बड़ा खतरा था। अब कौमी एकता और संप्रदाय सौहार्द उत्पन्न होने के कारण सिनेमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि क्या हुआ, आपको जैसे बताया कि हम पाक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पाकिस्तान के बारे में और हमारे हिंदुस्तान के बारे में। तो इस बीच जब आज़ादी हुई तो क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई होने लग गई। तो इस चीज़ में भारतीय सिनेमा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब जैसे कि पड़ोसी जैसे फिल्म के माध्यम से सिनेमा ने सांप्रदायिक ताकतों को गहरा प्रभावित किया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी होते हैं। वह हिंदू मुस्लिम आज़ादी के तत्काल बाद होने वाली फिल्में न केवल राष्ट्रीय भावना को आधारित थी बल्कि इनमें सामाजिक सवालों के रोमानी संवेदनाओं की पुष्टि भी थी। मतलब कि एक तरह से ये था कि भाई सभी धर्म एक हैं, सभी जाति कास्ट एक है, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए चाहे वो पावर हो, सत्ता हो या कोई भी चीज़, उसके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसमें दिखाया गया था? हमारी फिल्म में जो भारतीय सिनेमा थी इसमें दिखाया गया था। 60 के बाद हिंदी सिनेमा में कई तरह के विषय प्रस्तुत हुए और सामाजिक मुद्दे के लिए चिन्हित हो गए। नेहरू और मार्क्स के विचारों पर प्रभाव इस समय सिनेमा पर तेजी पड़ा और लिहाजा सामाजिक समस्या और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का निर्माण तेजी से हुआ। मतलब कि क्या किया गया, इस समय जो फिल्में बन रही थी वो कौन सी थी? वो ऐसी फिल्में थी जिसमें कि हम देखें कि सामाजिक समस्याओं को और देशभक्ति पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। मतलब कि ऐसे विषय पे फिल्में बनाई जा रही थी, सिनेमा बनाई जा रही थी, जिससे कि देशों में एकता बनी रहे, वह शांति बनी रहे। इस समय के सिनेमा की एक खासियत थी कि फिल्मों में असली भारत की तस्वीर दिखी और लोक जीवन, लोक भाषा, लोक गीत, खेत खलिहान, गांव, किसान सभा के लिए स्पेस बनाया गया। मतलब कि सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्या स्पेस बनाया गया, मतलब कि मूवीज़ में सभी गांव, वहाँ के लोग, वहाँ के गीत, वहाँ की भाषा तथा खेत खलिहान, गांव, किसान, सभी चीज़ों को दिखाया गया, जिससे कि जो भारतीय लोग हैं वो याद कर सकें कि मतलब कि हमारा जो भारत था वो कैसा था और हमने कैसे रखा है। तो इसी तरह ये सिनेमा के द्वारा देश में शांति बनाए रखना चाहते थे। इस दौर का सिनेमा हमें अपने समाज व संवेदना से जोड़े रखने में सफल हुआ और हिंदी सिनेमा में आज़ादी के बाद अपनी युवावस्था तक पहुंच चुका था और जो अपने सपनों को ऐसी दुनिया का निर्माण करने में व्यस्त हो गया था जहां पे कई तरह के सवाल जन्म होते थे। मतलब कि ये है कि इस समय क्या हुआ कि भाई एक हम मुस्लिम की बात करते हैं, एक हम हिंदू की बात करते हैं, ये दोनों आपस में क्या लड़ रहे थे। अब
इसको सॉल्व करवाने की इस समस्या का समाधान के लिए लोगों ने क्या किया भाई, फिल्में बनाना शुरू कर दी। उन्होंने सामाजिक समस्या व देशभक्ति जैसे विषय पर फिल्में बनाई, जिससे कि लोग देखकर ये समझ पाए कि भाई हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम एक ही जगह के हैं और हमें क्या करना है, हमें एक साथ सद्भाव की भावना रखनी, समानता की, स्वतंत्रता, एक जैसी स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।